नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या भारत में 70,000 रुपए महीना कमाने वाले केवल 4% लोग हैं? एक साल में 8 लाख से अधिक कमाने वाले इतने कम लोग हैं भारत में? गोल्डमन सैक्स नाम की एक वैश्विक वित्तीय संस्थान ने भारत के एफ्लुएंट क्लास समृद्ध लोगों पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में उसे भी समृद्ध मान लिया गया है जो 70,000 रुपए महीना कमाता है। आपको याद होगा, मई 2022 में एक सरकारी रिपोर्ट आई थी। इसमें बताया गया कि भारत में 25,000 रुपए प्रति माह कमाने वाले चोटी के 10% लोगों में आ जाते हैं। इन दोनों आंकड़ों को मिलाकर देखें तो भारत की गरीबी का विशाल समंदर दिखाई देता है और मुट्ठी भर ठीक ठाक कमाने वालों का तालाब भी। जो सबसे अमीर हैं, जाहिर है उनका टापू तो रहेगा ही। एक ऐसे देश में जहां कमाई इतनी कम है, सीमित है, वहां पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था होने का अभी से इतना जश्न मनाया जा रहा है। जब होगा तब ना जाने कैसे मनाएंगे। जब तब जीडीपी के गगनचुंबी आंकड़े आ जाते हैं। अब तो डबल डिजिट की बात ही बंद हो गई है। 7% से ऊपर जाने की संभावना पर ही ढोल नगाड़े पहले ही बजने लग जाते हैं। कोई भी मंत्री आ जाता है, अपने हिसाब से ट्रिलियन की घंटी ट्रिन ट्रिन बजा देता है। आप मुड़कर भी नहीं देखते और यकीन कर लेते हैं कि पीछे से कोई साइकिल आ रही है। पता चला कि घंटी की ट्रिन ट्रिन ही सुनाई दे रही है, साइकिल तो बहुत पीछे है। भारत की अर्थव्यवस्था कब और कितने ट्रिलियन की हो जाएगी, इसे लेकर इतने दावे हैं कि अब 3 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन ये सभी नंबर एक जैसे ही दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं। इस ट्रिलियन की टिनटिनाहट को सुनने से ज्यादा देखने की जरूरत है। हम आज के वीडियो में बात करेंगे कि क्या भारत जापान को पीछे छोड़ देगा? क्या वाकई संभव है कि 2030 तक $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा? 2022 को लेकर इसी तरह के दावे किए गए कि किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। इसी तरह के आसमानी दावे स्मार्ट सिटी को लेकर किए गए। पुरानों का हिसाब दिए बगैर नए सपनों का माहौल बना दिया जाता है। ट्रिलियन की घंटी बजाई जा रही है ताकि जनता का ध्यान पहले के दिखाए गए सपनों पर ना जाए। 10 साल में बहुआयामी गरीबी से निकलने के आंकड़ों का जश्न मन रहा है, मगर यह नहीं दिखाया जा रहा कि गरीबी से निकलकर उस जनता की गाड़ी किस स्टेशन के किस प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। जहां 70,000 महीना कमाने वाले 4% लोग समृद्ध गिने जा रहे हैं, वहां इनकी क्या हालत और हैसियत होगी। जब अमीरी का बार इतना नीचे है तो जाहिर है सरकार गरीब को भी अमीर घोषित कर दे तो कौन सवाल करेगा। जनता तो राममय होने में लग गई है। बाजार को पोस्टरों और धार्मिक ध्वजों से पाट दिया गया है। स्वेच्छा से लगाया गया है या लगाना पड़ा है, लोगों ने लगाए हैं या राजनीतिक संगठन ने लगवाए हैं, इन सब बातों का मतलब नहीं। फिलहाल माहौल हर तरफ बन गया है। राजनीतिक संगठन और मीडिया के सहारे ऐसा माहौल बनाया गया है कि किसी के पास इन सवालों पर बात करने का वक्त नहीं। इस घोर आर्थिक दौर में यह दुनिया का सबसे गैर आर्थिक राजनीतिक फॉर्मूला बन चुका है। इस तरह से माहौल बनाया जा रहा है कि अलग दिखना और होना अब संभव नहीं। हाउसिंग सोसाइटी में लोगों ने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। स्वेच्छा से चंदे के नाम पर दिन भर के कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं। सभी को पता है कि केवल मंदिर का कार्यक्रम नहीं है, बीजेपी की राजनीति का भी है। लेकिन राम के नाम पर होने वाले इस कार्यक्रम के लिए हाउसिंग सोसाइटी वाले मिडिल क्लास चंदा देने में लगे हैं और मांगने में लगे हैं। लाउडस्पीकर का विरोध कभी किया करते थे, मगर लाउडस्पीकर लगवाने में लगे हैं, जबकि लोग पहले ही मंदिर के लिए घर घर से चंदा दे चुके हैं। हाउसिंग सोसाइटी में 22 जनवरी के दिन के लिए स्वेच्छा के नाम पर चंदा उगाही शुरू हो गई है। मंदिर के निर्माण के लिए लोग पहले ही चंदा दे चुके हैं। फरवरी 2021 में यह आंकड़ा 2000 करोड़ पार कर गया था। अब तो 5000 करोड़ हो ही गया होगा। सरकार भी अपने स्तर पर काफी खर्च कर रही है। 22 जनवरी के दिन आप देख सकेंगे कि जनता का कितना बड़ा वर्ग बीजेपी के तंत्र में समा चुका है। वो भी समा गया है जो इसका हिस्सा नहीं होना चाहता, क्योंकि अकेले नाम बीजेपी का नहीं, राम का भी तो है।
चुनावी मौसम में भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत सारे सपने दिखाए जाएंगे, इसलिए हमने सोचा कि देखा जाए कि 5 से 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को लेकर किस तरह की आशंकाएं उठ रही हैं। जीडीपी का ढोल इस तरह से पीटा जा रहा है, मगर उसी के शोर में यह सवाल गायब कर दिया जाता है कि आम आदमी की हालत सुधरी है या नहीं, उसे क्या मिला। उसकी आर्थिक स्थिति तो इस स्तर पर है कि खरीद कर उपभोग करने की क्षमता घटती जा रही है। हमारे पहले टर्म की शुरुआत में भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में 10वें नंबर पे था। जब मुझे आप लोगों ने काम दिया तो हम अब 10 नंबर ही थे। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और ये ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, बातों बातों में नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं देश को यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। आबादी का 4% ही अगर समृद्ध है तो इस अमीरी का पायदान कितना नीचे होगा। जो लोग 8 लाख से कुछ अधिक कमाते हैं वे भी समृद्ध गिने जा रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स का दावा है कि यह आंकड़ा बैंकों में जमा पैसे, क्रेडिट कार्ड, टैक्स फाइलिंग और ब्रॉडबैंड कनेक्शन के आधार पर निकाला गया है। अब हम यहीं पर रुककर एक और आंकड़ा देखते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी यह रिपोर्ट ज्यादा पुरानी नहीं है। पिछले साल 6 दिसंबर को वनिता कोहली खांडेकर ने एक लेख लिखा कि स्मार्टफोन की बिक्री घटती जा रही है। इस कारण इंटरनेट के कनेक्शन का विकास रुक गया है। 2016 से 2020 के बीच स्मार्टफोन की बिक्री 2 अंकों में हुआ करती थी, लेकिन 2021 और 2022 में घटकर 4% पर आ गई। वनिता के ही लेख में इंटरनेशनल डेटा कॉरपोरेशन के वाइस प्रेसिडेंट का बयान छपा है कि भारत में जो स्मार्टफोन बिकते हैं उसमें 80% फोन 30,000 रुपए से कम के होते हैं। स्मार्टफोन का मार्केट प्रीमियम मार्केट नहीं है। अगर एप्पल के आईफोन की बिक्री बढ़ रही है तो इसका मतलब नहीं कि स्मार्टफोन का पूरा मार्केट ही तेजी से आगे जा रहा है। स्मार्टफोन के मार्केट में एप्पल के आईफोन की हिस्सेदारी 6% है। शाओमी और रियलमी जैसे सस्ते फोनों की बिक्री में कमी आई है। इसका तो मतलब यही हुआ कि लोग सस्ते फोन भी खरीदने की हालत में नहीं है। 2021 में स्मार्टफोन की बिक्री में 10% की गिरावट आ गई। वनिता लिखती हैं कि 2019 में स्मार्टफोन की बिक्री जिस स्तर पर थी, भारत वहां पहुंच गया है। दिसंबर 2022 से इंटरनेट के नियमित उपभोक्ताओं की संख्या का विकास भी थम सा गया है। वनिता बताती हैं कि 65 करोड़ भारतीय के पास स्मार्टफोन है, लेकिन 78% के पास ही इंटरनेट है। अगर सभी फोन पर इंटरनेट कनेक्शन होता तब भी इसका मतलब है कि आधी आबादी के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है। यह उस स्मार्टफोन की सच्चाई है जिसके बारे में हमें लगता है कि हर किसी के पास स्मार्टफोन है और इंटरनेट कनेक्शन है। याद रखना चाहिए कि इंटरनेट भारत में काफी सस्ता है और तब भी सभी स्मार्टफोन में इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है। यह तब है जब सरकार अपने हर काम में डिजिटल का नाम मंत्रों की तरह जपती रहती है। तो इस तरह से आबादी के बड़े हिस्से की हालत खराब नजर आती है। अगर लोग फोन और इंटरनेट पर खर्च नहीं कर पा रहे हैं तो बाकी चीजों की क्या हालत होगी। अभी हाल ही में एक आंकड़ा आया कि भारत में निजी उपभोग का विकास दर घट गया है। कहने को जीडीपी का विकास दर 7.3% की तरफ जा रहा है, लेकिन इसमें निजी उपभोग का हिस्सा 72% से घटकर 34% पर आ गया। इससे अंदाजा मिल जाता है कि लोगों के पास
असल में कितना कम पैसा है। क्योंकि चारों तरफ का माहौल चमका दिया गया है, तो लगता ही नहीं कि आबादी के बड़े समूह के भीतर की आर्थिक चिंताएं इतनी गहरी और मोटी हैं। क्या कभी आपने इन दावों पर गौर किया है कि अगले 5 साल में, 3 साल में या 40 साल में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन, 5 से 10 और 10 से 30 ट्रिलियन कैसे हो जाएगा? क्या सरकार जोर शोर से यह बताती है कि आम आदमी की कमाई पिछले साल कितनी बढ़ी है? भारत में 2014 से 2022 के बीच मिलियनियर की तादाद 2.5 लाख से बढ़कर करीब 8 लाख हो गई। अमीर ही अमीर हो रहे हैं और उसी अमीर में से कुछ देश भी छोड़कर जा रहे हैं। 2022 में एक रिपोर्ट आई कि हाई नेटवर्थ वाले 7,500 लोग भारत छोड़कर चले गए। इसका मतलब यह भी नहीं कि सारे मिलियनियर भारत छोड़कर जा रहे हैं। भारत में जितने मिलियनियर हैं उसका 1% से भी कम पलायन कर रहे हैं। उपभोक्ताओं की हालत खराब है। गुजरात स्टेट एडिबल ऑयल्स एंड ऑयल सीड्स एसोसिएशन की एक रिपोर्ट है कि मूंगफली का तेल महंगा हुआ तो सूरजमुखी का तेल खाने लगे। होटलों में पाम ऑयल का इस्तेमाल होने लगा। पाम ऑयल स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी लोग खाए जा रहे हैं भगवान का नाम लेकर। जीवन भर की बचत को सस्ती कारें खरीदने और शादी समारोह में फूंक कर भारत की समृद्धि छलक रही है। लेकिन सच्चाई यही है कि तेल का दाम बढ़ते ही सस्ते तेल की तरफ भागने लग जाते हैं। अब तो कारें भी महंगी होने लगी हैं। मारुति ने अपने सभी ब्रांड की कारों के दाम बढ़ा दिए। दूसरी कंपनियों ने भी अपनी कारों के दाम बढ़ा दिए हैं। भारत के कार का बाजार दहेज के कारण भी चलता है और कारें दहेज का पॉपुलर आइटम है, तो लोग मजबूरी में खरीदेंगे ही। लेकिन देखना होगा कि कीमतों में इस वृद्धि का कारों की बिक्री पर कितना असर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अखबारों में निर्यात के आंकड़े बढ़ने से लेकर तमाम आंकड़ों की धूम नहीं है, लेकिन जब बात आपकी कमाई और खर्चे पर आती है तब कुछ और भारत दिखाया जाने लग जाता है। अब हम आते हैं उन दावों पर कि भारत की अर्थव्यवस्था कब कितने ट्रिलियन की हो जाएगी, होगी भी या नहीं। ऐसी हेडलाइन को याद रखा कीजिए। इसमें सपने कितने हैं, सच्चाई कितनी, देखा कीजिए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी अक्टूबर 2023 में ही कह चुके हैं कि 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था 10 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। यही हरदीप सिंह पुरी कह चुके हैं कि 2023 के अंत तक भारत की अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। पीयूष गोयल ने कहा है कि 2027 तक भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। अब कौन दिमाग लगाए कि 2023 तक 4 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी तो 1 ट्रिलियन और जोड़ने में भारत को 4 साल लगेंगे और उससे अगले 3 साल में यानी 2027 से 2030 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था 5 से 10 ट्रिलियन की हो जाएगी, डबल। यानी 2023 से 27 के बीच के 3 सालों में भारत 1 ट्रिलियन जोड़ेगा और 2027 से 2030 के अगले 3 सालों में 5 ट्रिलियन जोड़ेगा। आपने ठीक से सुन लिया, वीडियो दोबारा भी सुनिएगा। है ना कमाल का हिसाब किताब। वित्त मंत्री ठीक है, उन्होंने सीधा 2047 का टारगेट दे दिया है। तब तक भारत की अर्थव्यवस्था 30 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। मुकेश अंबानी तो वित्त मंत्री से भी ज्यादा आशावादी हैं। दिसंबर 2023 में उन्होंने 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था के 40 ट्रिलियन डॉलर की हो जाने की भविष्यवाणी कर चुके हैं। आम आदमी इससे क्या समझेगा? पत्रकार माहौल बनाएगा या पता करेगा कि ये दावे कहां से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं बार बार? माहौल ऐसा बनाए रखो कि हाव हाव में बस निकल जाए, किसी को पता ना चले कि बस की हालत कितनी खराब थी। विवेक कौल आर्थिक मामलों को लेकर लिखते हैं। उन्होंने अपने एक लेख में बताया है कि नेताओं को ट्रिलियन ट्रिलियन बोलना अच्छा लगने लगा है। वे भारतीय रुपए में कभी भी नहीं बताते कि अर्थव्यवस्था का आकार कितना होगा। मंत्री साफ ही नहीं करते कि ये जो दावा किया जा रहा है वो वास्तविक है या मुद्रास्फीति का हिसाब किताब घटाकर बताया जा रहा है। आप जानते हैं कि महंगाई, मुद्रास्फीति के ऊपर जो ग्रोथ होता है उसे ही वास्तविक ग्रोथ रेट कहते हैं। तभी तो आपके हाथ में पैसा आता है, दिखता है, वरना जो आता है उसमें से बचता कुछ नहीं।
विवेक बताते हैं कि 2021 में भारत की जीडीपी का आकार 2.7 ट्रिलियन डॉलर का था। अगर इसे 2030 तक 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचना है तो भारत की जीडीपी को हर साल औसतन 15.7% के हिसाब से बढ़ना होगा। क्या कभी भारत की जीडीपी 15.7% की दर से बढ़ी है? 2002 से 2010 के बीच भारत की जीडीपी के विकास दर को सबसे अच्छा माना जाता है। तब भारत की अर्थव्यवस्था का आकार 871 बिलियन डॉलर से बढ़कर पहली बार 1.5 ट्रिलियन डॉलर का हुआ। हर साल 7.3% की दर से भारत की जीडीपी बढ़ी थी। अगर हरदीप सिंह पुरी की बात को सच होना है तब भारत की जीडीपी को हर साल 15.7% की दर से बढ़ना होगा, जो कभी नहीं हुआ, जो लगता नहीं कि होगा कभी। विवेक ने इस तरह चीन के विकास दर से भी तुलना की है। 1981 में चीन की अर्थव्यवस्था का आकार करीब 444 बिलियन डॉलर से कुछ अधिक का था। 2021 में 15.8 ट्रिलियन डॉलर का हो गया। हर साल चीन ने 9.3% की विकास दर हासिल की, तब जाकर चीन यहां तक पहुंचा। याद रखिए, आधुनिक समय में इतनी तरक्की केवल चीन ने की है, किसी और देश ने नहीं। दिक्कत यह है कि हेडलाइन तो छप जाती है, मगर हिंदी अखबारों और चैनलों में इस तरह से इन दावों की जांच नहीं की जाती। कोई पूछता तक नहीं कि पिछले 10 साल में क्या भारत की जीडीपी 15.7% की दर से बढ़ी है? क्या अगले 10 साल में बढ़ने वाली है? इसका आधार क्या है? लेकिन सुन कौन रहा है? सब धार्मिक होने के बहाने व्यस्त दिखा रहे हैं, ताकि आप पूछे भी तो कह सके कि हम इन दिनों राम के स्वागत में लगे हैं, हमें कुछ और सुनाई नहीं दे रहा है। बस एक हेडलाइन मिल गई है और डांस शुरू हो गया है कि 2030 में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार 10 ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा। एक दशक तक हर साल 5% की दर से जीडीपी बढ़ती रहे, इस लक्ष्य को ही हासिल करना और बरकरार रखना मुश्किल माना जाता है। अभी तो 5 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य पूरा भी नहीं हुआ कि 10 ट्रिलियन डॉलर, 30 ट्रिलियन डॉलर का टारगेट हेडलाइन के जरिए व्हाट्सएप ग्रुप में ठेल दिया गया, ताकि अंकिल लोग दोपहर के वक्त बेरोजगार ना रहें, कुछ ना कुछ व्हाट्सएप फॉरवर्ड करते रहें। पिछले साल 10 दिसंबर को कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस तरह के दावों पर सवाल करते हुए एक आंकड़ा रखा। लिखा कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब औसतन वार्षिक जीडीपी की ग्रोथ रेट 8.1% की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में अब तक वार्षिक औसत जीडीपी ग्रोथ रेट है 5.4%। सही मायने में कौन से आंकड़े परिवर्तनकारी हैं? कोई भी कहीं से कुछ भी आंकड़ा दे जा रहा है और हेडलाइन छप जाती है, और जब वो साल आता है तो कोई सामने नहीं आता कि हमने गलत बोला। अब तो 2047 का बोल दो, कौन परीक्षा लेगा, कौन किससे पूछेगा? अगर हम इतनी ही तेज गति से तरक्की कर रहे हैं तो 80 करोड़ जनता को मुफ्त अनाज क्यों दे रहे हैं, और वो भी गारंटी के साथ? किसी को तो पता है कि सच्चाई क्या है, फिर उसकी जगह ऐसी हेडलाइनें क्यों छपवाई जाती हैं? यह सिर्फ और सिर्फ रिटायर्ड अंकिलों की सेहत के लिए किया जाता है। पिछले साल नवंबर में यह खबर तो आकर चली गई, भारत की जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर गई। कहां से आई किसी को पता नहीं, सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। जिनकी अपनी माली हालत अच्छी नहीं है वो भी इस प्रचार में जुट गए कि देश की जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर के पार हो गई। किसी ने जांच भी नहीं की कि सही में ऐसा हुआ है या नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता है। इसके अनुसार मौजूदा मूल्यों पर भारत की जीडीपी 2024 में 4.1 ट्रिलियन डॉलर को छू लेगी। अब इसी पर विवेक कौल लिखते हैं कि अगर हम बैंकों के आंकड़ों को देखें तो 2022 में भारत की जीडीपी 2.9 ट्रिलियन डॉलर थी। इतने कम समय में जीडीपी 4.1 ट्रिलियन डॉलर की कैसे हो जाएगी? लेकिन माहौल बनाने में क्या है, और माहौल तो बन ही जाता है। समय समय पर कुछ ना कुछ घूमता रहता है, छपता रहता है, इतना ट्रिलियन हो गया, उतना ट्रिलियन होने वाला है। वास्तविक तरक्की के आंकड़े इन्हीं दावों की पोल खोल रहे होते हैं, मगर कोई उन्हें नहीं देखता, ना पढ़ता है, ना फॉरवर्ड करता है। गरीबी बहुआयामी गरीबी हो गई है। सरकार दावे कर रही है कि 24 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से निकले हैं।
आंकड़ों की बाजीगरी को पकड़ पाना सभी के लिए संभव नहीं। अगर 24 करोड़ निकले हैं तो फिर 80 करोड़ क्यों नहीं निकल पाए, जो मुफ्त अनाज पर जीने की गारंटी के साथ मुफ्त अनाज ले रहे हैं, जिनसे वोट लेने के लिए तरह तरह की योजनाओं के नाम पर उनके खाते में केंद्र से लेकर राज्य की सरकारें पैसे भेज रही हैं। वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर एक आंकड़ा है कि केंद्र सरकार की तरफ से 2023-24 के बीच 4 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम सीधे खाते में भेजी गई डीबीटी के जरिए। उम्मीदें बेची जा रही हैं। जब समय आता है पूछने का कि बताइए जवाब कहां है, माहौल बना दिया जाता है। कौन? कि राम आ रहे हैं। अब सवाल आता है कि क्या जापान को पीछे छोड़कर भारत 5वें नंबर से तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा? भारत को तीसरे नंबर पर आने के लिए जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ना होगा। क्या भारत जापान और जर्मनी के लुढ़कने का इंतजार कर रहा है कि दोनों नीचे आ जाएं तो हमें आगे मान लिया जाए, या दोनों जहां पर हैं उससे आगे निकलकर इस स्थान पर दावेदारी करना चाहता है? विवेक कौल लिखते हैं कि मीडिया में 2027 को लेकर जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो मौजूदा कीमतों के आधार पर हैं, लेकिन अगर कांस्टेंट प्राइस पर तुलना की जाए तो हालात कुछ और नजर आते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है। इसका मूल कारण है कि भारत में महंगाई अमेरिका के मुकाबले और तेजी से बढ़ी है। महंगाई दर को देखते हुए अगर हम तुलना करें तो भारत अभी 6ठे नंबर की अर्थव्यवस्था है। इस हिसाब से 2029 तक भारत जर्मनी और इंग्लैंड को तो पीछे छोड़ सकता है, लेकिन जापान को पीछे छोड़ने के लिए भारत को अगले 7 साल तक लगातार 7.1% से अधिक के दर से बढ़ना होगा। विवेक कौल लिखते हैं कि कई कारणों से ऐसा होने के आसार नजर नहीं आते। जापान को पछाड़कर तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनते बनते 2030 के शुरुआती साल आ चुके होंगे, यानी 2029 से पहले ऐसा नहीं होगा। तो फिर मोदी किस आधार पर ऐसे दावे कर देते हैं कि उनके अगले कार्यकाल में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा? भारत तरक्की करे, कौन नहीं चाहता, मगर सारी तरक्की हेडलाइन छपवाने में ही नजर आए और डेडलाइन निकलती चली जाए, इसमें किसी का भला नहीं। उसी का है जो माहौल बनाने में एक्सपर्ट हो गया है। 2014 में भारत की जीडीपी 1.8 ट्रिलियन डॉलर की थी, 2023 में 3.75 ट्रिलियन डॉलर की हो गई। 10 साल में 1.95 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है या जोड़ा गया है। मगर मंत्रियों के बयान में 10 साल में 2 ट्रिलियन की जगह कभी 5 ट्रिलियन तो कभी 7 ट्रिलियन जोड़ दिया जाता है। हमारे लिए यह विषय जटिल है, मगर हम विवेक कौल का आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उनके लेखों के सहारे हम ये वीडियो आपके लिए बना सकें। हमने सोचा कि उनके लेखों के जरिए हिंदी में कुछ तो पेश किया जाए, जिससे पता चले कि आर्थिक दावों की सच्चाई कहां खड़ी है, कितनी दूर पर खड़ी है और इन दावों को किन सवालों के साथ देखा जाना चाहिए। आज के भारत में कम सैलरी के रोजगार का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। बचत का हाल बहुत बुरा है, मगर हेडलाइन में तरक्की के दावे लहलहा रहे हैं। राम आ रहे हैं। नमस्कार, मैं रविश कुमार।